देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। पहली खबर ताज नगरी आगरा से है। आपको बता दें कि जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों पर लगी हुई हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व फतेहपुर सीकरी से लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर ने सपा और रालोद के गठबंधन पर निजी स्वार्थ बताया है। बीजेपी नेता ने जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी ने इससे पहले भी कई बार गठबंधन किया है और आगे भी ऐसा ही करती रहेगी, क्योंकि उनको डर है कि कहीं बीजेपी को दोबारा सरकार ना बन जाए। लेकिन 2022 में हमारी पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाएगी। राजकुमार चाहर ने अखिलेश और जयंत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह मौका परस्त है, गठबंधन से इनका कुछ नहीं होगा। राजकुमार चाहर ने आगे कहा कि जिनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं होती वह अपने निजी स्वार्थ और हितों के लिए गठबंधन करते हैं। चुनाव आते हैं और लोग गठबंधन करते हैं जी, गठबंधन फिर तोड़ते हैं। जिनकी विचारधारा नहीं होती वो अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गठबंधन का प्रयास करते हैं। ये वही दल हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है और परंपरागत, क्योंकि ये लोग इनके घर में पहले राजनीति रही है, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं अपने आपस में मिलकर। पहले भी मिले थे, राहुल जी और अखिलेश जी भी मिले थे। एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जहां पर महिला को टक्कर लगी और टक्कर लगने से आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला है औरैया से, जहां पर स्कूल से खाना बनाकर आ रही महिला को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। वही गंभीर रूप से घायल महिला को आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस में भर्ती कराया है। एम्बुलेंस से लेकर के सीएससी विधुना अस्पताल में भर्ती कराया है। वही महिला की हालत गंभीर होने से डॉक्टरों ने उसे सफाई के लिए रेफर कर दिया। यह घटना विधुना कोतवाली क्षेत्र के विधुना रामगढ़ मार्ग की बताई जा रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश की मथुरा से है, जहां पर आपको बता दें कि धननगरी ने जहां पर बीजेपी पर निशाना साधा गया है। राय कस्बा में धननगर समाज के प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष आचार्य भोजराज धननगर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इस प्रेस वार्ता में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने धननगर समाज के लोगों के साथ छलावा किया है। जब बीजेपी की सरकार बनाने के धननगर समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन सरकार में बैठे हुए मंत्रियों ने भी धननगर समाज के लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं। इसीलिए अब परिवर्तन का समय आ चुका है और हम घर घर, गांव गांव, शहर शहर में जाकर अपने धननगर समाज के लोगों को जागरूक करने का काम शुरू करेंगे। और अब की बार जो धननगर की बात करेगा वह कुर्सी पर राज करेगा और आगे आने वाले चुनाव में लोकदल या फिर जो धननगर समाज के संग होगा उसको वोट दिया जाएगा। तो वहीं धननगर समाज के लोगों ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो धननगर समाज का उससे तालमेल नहीं बन सकता है। साहब, ये बताइए, ये सब धनगर के लोग, धनगर समाज के लोग आपके पास आते हैं, समस्या क्या है? अगर ऐसी कोई समस्या हो आपकी तो मैं सीएम से उसे सुलझवाऊँ। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद में फिर वो सांसद बने और मैं समझता हूँ पार्टी ने उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, क्योंकि एक अपने जमे हुए नेता को हटा करके एसपी सिंह को। अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर तिकुनिया कांड को लेकर के जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि दरअसल लखीमपुर खीरी में तिकुनिया कांड को लेकर के जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय टीम को लखीमपुर खीरी पहुंची है, जहां टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार जैन को जांच टीम की निगरानी सौंपी है। टीम ने 3 आईपीएस अफसर भी बढ़ाए गए हैं, जिनमें एडीजी इंटेलिजेंस एसबी सिरोडकर और आईजी भर्ती बोर्ड पदम्मा चौहान और साथ ही डीआईजी सहारनपुर प्रतिंदर सिंह भी शामिल है। ये सभी अफसर गुरुवार सुबह 11 बजे खीरी पहुंचेंगे।
जहां पर डीएम और उसके बाद एसपी संजीव सुमन समेत पूरी टीम तिकोनिया में घटनास्थल की ओर रवाना भी होगी और 1 बजे टीम घटनास्थल पर पहुंच करके घटनास्थल का जायजा भी लेंगे। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर भानु के प्रदेश ने आपको बता जहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इस प्रेस वार्ता में ही फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि वह किसान नेता राकेश टिकैत समेत अन्य की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर सरकार से करेंगे। इसके साथ ही किसान आयोग के गठन और किसान की मौत पर मुआवजे की मांग पर भी सरकार के सामने रखेंगे। भानु प्रताप सिंह ने कहा कि जो लोग धरने पर बैठे हैं वह कांग्रेस नेताओं की फंडिंग से अपने हित को साधने की में जुटे हुए हैं, वहीं साथ ही वह किसान नहीं हैं, किसानों को गुमराह करने वाले लोग हैं। सरकार के बनाई गई एमएसपी से किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। वहीं भानु ने कहा कि किसान अपनी फसल का मूल्य स्वयं तय करे, ऐसा कानून बने तो सभी किसानों का लाभ भी हो। भानु प्रताप सिंह ने आगे कहा कि राकेश टिकैत विदेशों से फंडिंग कराकर अभी भी धरना जमाए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 26 जनवरी को जो घटना हुई इसमें जो किसान नेता बच रहे थे वह भी शामिल थे। उन्होंने आगे कहा कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के भारतीय किसान यूनियन 3 दिसंबर को एक बड़ा ऐलान भी करेगी जो कि किसानों के हित में होगी। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पुलिस ने एक लूट का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए बताया है कि मुजफ्फरनगर में अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि 17 तारीख को ही विवेक गोयल और शिवा वर्मा ने ऑर्डर 59 पेटी म्योनीसा और माया फ्रूट भी मंगाया था। तो वहीं ऑर्डर करने वाले लोगों के सामान की प्लानिंग करके लूट ली गई, जिसके बाद मुजफ्फरनगर कोतवाली ने इस लूट को पंजीकृत किया। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुराने आरटीओ मोड़ से अभियुक्त गण उपरोक्त को 59 पेटी म्यूनीस माया फ्रूट के साथ गिरफ्तार भी किया है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए की बताई जा रही है। नगर से हम लोग खोज रहे हैं कि क्या रीजन है कि मुजफ्फरनगर आके ही इन्होंने घटना को अंजाम क्यों दिया। सर कंपनी कौन सी थी जिससे माल मंगाया? माया फूड करके कोई है। माया फूड ये नोएडा सेक्टर 10 की। नोएडा सेक्टर। सर कोई वादी सामने आए थे इस लूट की घटना? हाँ बिल्कुल, मधुबन यादव जो माया फूड के जो मालिक है उन्होंने। अगली खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां एक और दोहरे आपको बता दें कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी आई थी, उसी को लेकर के एक बेहद ही अच्छा फैसला लिया गया। आपको बता दें कि जहां पर रेलवे अस्पताल में 1 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट के लगने से अस्पताल में भर्ती 50 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन दी जा सकती है। वहीं बृहस्पतिवार को इस प्लांट का शुभारंभ भी हो गया है। दूसरी लहर के दौरान ही मरीजों को अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी का जब सामना करना पड़ा था, जिसकी समस्या को दूर करने के लिए ही चिकित्सालय में बोलग्रीस वित्त पोषित और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की है। वह इस काम के पुणे की कंपनी को पूरा किया है, जहां इस प्लांट से प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न की जा रही है, जहां प्लांट से अलग अलग वार्डों में 50 बेड तक ऑक्सीजन लाइन भी डाली गई है। 500 लीटर प्रति मिनट की क्षमता है और इसमें एलगी का कंप्रेसर यूज़ किया गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रेल मंत्री जी, इनकी वजह से हमको झांसी में एक और ऑक्सीजन प्लांट मिला है। अब तो झांसी में अपने पास 11-12 ऑक्सीजन प्लांट्स हो गए हैं। रेलवे में एक कमी थी कि रेलवे के पेशेंट्स को नहीं तो हमको सिविल ले जाना पड़ता, पर आज वो कमी भी पूर्ति हो गई है। तो रेलवे में इतने सारे झांसी के लोग काम करते हैं, तो एक हमेशा के लिए बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है झांसी को। और विशेष रूप से ये बोलना चाहूँगा कि जरूरी नहीं
जहां एक और सरकार ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पराली जलाने का आदेश नहीं दिया है। इसी के तहत ही आपको बता दें कि कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन ने गन्ने की छिलाई के बाद अवशेष न जलाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन कुछ किसान इन जागरूकता कार्यक्रमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां किसानों के गन्ने छिलाई का काम अंतिम चरण पर है और इसीलिए किसान गन्ने की छिलाई को खेत से उठाने की बजाय वहीं पर जला दे रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। वहीं कृषि विशेषज्ञ ओपी सिंह ने बताया कि खेतों में किसी भी फसल का अवशेष जलाना उचित नहीं है। पराली जलाने से प्रदूषण तो बढ़ता ही है, साथ में जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है और वही अवशेष जलाने से जमीन में कई मित्र कीट भी मर जाते हैं। अगली खबर उद्योग नगरी कानपुर से है, जहां पुलिस को लगातार बदमाश चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से बदमाशों ने कमिश्नरेट पुलिस को चुनौती दी है। दरअसल खबर कानपुर से है, जहां बदमाशों ने कमिश्नरेट पुलिस को एक बार फिर से चुनौती दी है। आपको बता दें कि नौबस्ता थाना क्षेत्र के ब्लॉक बसंती मार्केट में ज्वेलर्स पिता पुत्र को कार सवार बदमाशों ने बीच बाजार गोली मारकर उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद बदमाश ज्वेलर्स पिता पुत्र को गोली मारकर लूट कर फरार हो गए। पिता के कंधे पर पुत्र के सीने में गोली लगी है, जिससे कि हड़कंप मच गया है। वहीं पिता पुत्र को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण समेत सर्किल फोर्स भी मौके पर पहुंचे हैं और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं पुलिस को बदमाशों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस अभी भी मामले की जाँच में जुटी हुई है। अभी कुछ देर पहले एक घटना हुई है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि एक सफ़ेद रंग की बोलेरो से कुछ हमलावर आए और उन्होंने अपने हाथ से फायरआर्म से फायरिंग की और यहाँ पे दो लोगों को गोली लगी है। सुरेश है और यशु जी है। इनकी दुकान है, प्रतिष्ठान है गायत्री ज्वेलर। दोनों घायलों को अस्पताल में पहुँचाया गया है एमरजेंसी हॉस्पिटल में और इनका इलाज शुरू कर दिया गया है। दोनों ही लोग होश में काफ़ी अभी और डिटेल हमको मिलेंगे इनके सेहत के बारे में। और यहाँ फायर करते हुए आए और बस उनका बैग छीन करके भागे हैं। उनके लड़के के सीने में गोली लगी और उनके मालिक के हाथ में गोली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर के दौरे पर हैं। ऐसे में उन्होंने स्वच्छता दर को लेकर के सवाल उठाई है। आपको बता दें कि स्वच्छता की रैंकिंग को लेकर के सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पिछली रैंकिंग के से स्वच्छता गुणवत्ता में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन यह संतोषजनक स्थिति बिल्कुल नहीं है। उन्होंने यहाँ के लोगों, अधिकारियों और नगर निगम जनप्रतिनिधियों सभी को स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार करने की दिशा में प्रयास करने को कहा है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि वह देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जाकर के वहां को समझे। राष्ट्रपति ने कहा है कि कानपुर को टॉप 5 स्वच्छता शहर की श्रेणी में लाना जरूरी है। आपको बता दें कि हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 100 सालों के उत्सव का शुभारंभ हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संस्थान पहुंचे थे। जहां राष्ट्रपति ने संस्थान पहुंचते ही पूर्व छात्रों, शिक्षकों और अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटो भी ली है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला है कोसी कला क्षेत्र की रहने वाली युवती बीते मंगलवार को आगरा में भर्ती पुलिस परीक्षा के लिए गई थी। तो वहीं युवती की परीक्षा के बाद घर लौटते समय पहचान के ही युवकों ने उस युवती के साथ दुष्कर्म किया है और बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी युवक से उसकी पहचान कुछ दिनों पूर्व सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। इसके अलावा बस उसका नाम और फोन नंबर ही जानती थी। घटना की जानकारी मिलते ही उसके बाद से सक्रिय हो गई पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और फोन नंबर के सर्विलांस के माध्यम से मुख्य आरोपी का पता लगा करके उसे बृहस्पतिवार को गिरफ्तार करने में सफल हो गई है, जिससे पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद की है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले पीड़िता ने जहर खाकर जान देने का प्रयास भी किया था। वहीं यूपी मानवाधिकार आयोग ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेकर के एसएसपी से पूरे मामले की 24 घंटे में रिपोर्ट भी मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोसी में एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें पीड़िता के कथनानुसार 23 तारीख को एक पूर्व परिचित तेजवीर नाम के व्यक्ति व उसके एक अन्य साथी के साथ वह आगरा में एक एग्जाम देने के लिए गई थी।
वापस लौटते समय गाड़ी के अंदर ही तेजवीर नामक व्यक्ति द्वारा इस पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई और बाद में कोसी थाना क्षेत्र में ही पीड़िता को छोड़कर वह चले गए। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत पीड़िता का 161 का बयान नोट किया गया है, वह मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है। इसमें मुख्य अभियुक्त तेजवीर को अरेस्ट कर लिया गया है। वह साथ ही जो घटना में गाड़ी प्रयुक्त की गई थी उसको भी रिकवर कर लिया गया है। इस घटना में दूसरे अन्य व्यक्ति की जानकारी की जा रही है। पीड़िता के बयानों के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधि। अगली खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां पर सीएचसी में संवेदनशीलता की कमी दिखाई दी। आपको बता दें कि रोड पर ही प्रसव को मजबूर हो गई महिला। जब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ने गर्भवती महिला में खून की कमी बता करके उसे अस्पताल में एडमिट करने से इनकार कर दिया, तो वही परिजन लेबर पेन से तड़पती हुई महिला को अस्पताल परिसर में ही बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गई और आनंद फानन में महिला और उसके नवजात को भर्ती भी किया है। दरअसल यह मामला उन्नाव के थाना फतेहपुर 84 का बताया जा रहा है, जहां खेवरई के रहने वाले राकेश की पत्नी शिव कुमारी को गुरुवार को प्रसव पीड़ा हुआ। दर्द बढ़ने पर परिजन उसे जल्दबाजी में सफीपुर सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने यह कहते हुए महिला की डिलीवरी करवाने से मना कर दिया कि उसके अंदर खून बहुत कम है। परिजन काफी देर तक चिकित्सकों और कर्मियों से डिलीवरी करवाने की गुहार लगाते रहे। आखिरकार परेशान होकर के दूसरी जगह जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजार करने लगे, लेकिन इसके बाद भी जब प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी तो महिला रोड पर ही प्रसव करने को मजबूर हो गई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां पर आपको बता दें कि 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला है कि झांसी में ही अपर पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी ने पत्रकारों को जानकारी दी है इस बात की। संगम विहार कॉलोनी सीपड़ी बाजार निवासी सरताज उर्फ गुड्डा कई आपराधिक मामलों में इसके खिलाफ मामले दर्ज थे। उसके खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत ही कार्रवाई की है। इस मुकदमे में उसे 27 जुलाई 2021 को 6 महीने से जेल से बाहर भी आया था, लेकिन इसके बाद भी वह जिले की सीमा में घूम रहा था। प्रेमनगर पुलिस ने सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। 2016 में रतन नगर नगरा में एक व्यक्ति सुंदर ठाकुर की जघन्य हत्या कर दी गई थी, पत्थरों से कुचल के। इसमें 5 अभियुक्त जेल गए थे मर्डर के मुकदमे में। इन 5 व्यक्तियों पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी इसी वर्ष, और इसमें से एक अभियुक्त आशिक जेल में था। 4 अभियुक्त सरताज उर्फ गुड्डे, मोहम्मद आबिद, जीसान शेख और महमूद अली, ये लोग फरार चल रहे थे। इसमें सरताज उर्फ गुड्डे के खिलाफ जिला बदर की भी कार्रवाई की गई थी। तो गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिला बदर किया गया था, लेकिन ये छिप के यहीं पे रह रहा था। तो इन 4 को प्रेमनगर पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा इसमें अभियान चलाया जा रहा था, और इस निर्देश के क्रम में एसएचओ प्रेमनगर और उनकी टीम द्वारा गिरफ्तारी। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर फिरोजाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। सिरसियागंज की तरफ से इटावा की तरफ जा रहे डाबर से भरे टैंकर में जोरदार टक्कर हो गई है, जिस कारण से ट्रैक्टर में लोड चादरों ने डाबर के टैंकर के चैम्बर को फाड़ दिया, जिससे गर्म डाबर पूरी रोड पर फैल गई। बताया यह भी जा रहा है कि इस हादसे में गर्म डाबर की चपेट में आने से टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उसके उपचार के दौरान ही मौत हो गई है। वहीं ट्रेलर के चालक जो थे और परिचालक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी सिरसियागंज में अस्पताल भेजा है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया है। हुई थी सर, हम मथुरा से हमारी गाड़ी लोड होके आ रही थी। हम फतेहपुर के लिए खाली करने जा रहे थे। क्या विटामिन सर, यहाँ आके ये वाली गाड़ी है जो इधर, इसने नींद में गाड़ी उतारी है इधर साइड में फुटपाथ पार करके। हमारे ड्राइवर साहब ने कवर की है गाड़ी, कंडक्टर साइड में दबा दी है गाड़ी बचाने के लिए, फिर भी नहीं बच पाई है। ड्राइवर साहब झटका लगाया, आगे गिर चुके हैं। उस वो दिख रही होगी, एंगल सी दिख रही है साहब, उन्होंने हमारी गाड़ी का टैंक फाड़ दिया है। बिटुमिन फैल चुकी है, भैया नीचे बिटुमिन में झुलस चुके हैं। उपचार के दौरान हम उन्हें ले जा रहे थे, उनकी डेथ हो चुकी है। उनका नाम गंगाराम साहब, अलीगढ़ के रहने वाले।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां पर आपको बता दें कि दरअसल बीते दिनों फिरोजाबाद में ये घटना सामने आई है, जहां पर फिरोजाबाद के दीवानी परिसर में एक एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने काम बंद करके हड़ताल शुरू कर दी है। जहां खंडपीठ हाईकोर्ट की मांग को लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित दीवानी परिसर में एक दिवसीय बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कमल बंद हड़ताल की शुरुआत की है। इस दौरान अधिवक्ता एकजुट होकर के जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि काफी लंबे अरसे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता आगरा खंडपीठ हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी कार्यवाही को अमल में नहीं लाया है, जिसके चलते दीवानी परिसर में बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने काम बंद कर हड़ताल भी शुरू किया है। पूर्व बार अध्यक्ष हैं। यहाँ पर लंबे समय से हाईकोर्ट की बेंच की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती रही है। यहाँ आयोग गठित किया गया था, जसवंत सिंह आयोग। जसवंत सिंह आयोग ने यहाँ पर जो हाईकोर्ट की बेंच के लिए स्थान जो किया था, टूंडला के आसपास किया था। लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, पद यात्राएं भी की, लेकिन यहाँ पर सरकार में किसी में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। राजनीति से प्रभावित है, इसलिए नहीं हो पा रहा। अन्य प्रदेशों में 2-2, 3-3 बेंच है, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं? 800 किलोमीटर और 900 किलोमीटर दूर बात करी जाता है। न्याय चला निर्धन से मिले, कहावत बेकार हो गई है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में बच्चों को ले जा रही मारुति कार की बाइक से टक्कर हो गई है। तो वही मारुति कार के टकराने से स्कूली बच्चे सहित 2 राहगीर भी घायल हो गए। अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा करके साइकिल सवार को टक्कर मारती हुई पेड़ से टकरा गई। तो वही कार सवार की लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ है, और बड़ा हादसा होने से बच भी गया है कि इसमें कोई भी हताहत, किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई है। कार ड्राइवर गाड़ी छोड़ करके वहां से भाग गया है। एक बच्चे सहित 3 को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद बच्चों को सीएससी में इलाज हो रहा है। 2 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल के लिए उनको रेफर कर दिया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां पर एक हत्या का खुलासा किया है पुलिस ने। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के 8 वर्षीय बालक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। 8 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जहां 8 वर्षीय बालक की हत्या का कातिल उसका खुद का चचेरा भाई ही निकला। पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई दुर्गेश यादव को गिरफ्तार किया है। गोंडा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने हत्या की घटना का खुलासा किया और बताया है कि 8 वर्षीय मासूम ने आपको बता दें कि 8 वर्षीय मासूम के चचेरे भाई को युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया गया था, जिसके बाद मासूम इसका राज किसी के सामने ना खोल दे, इस डर से भाई ने ही उसे मौत की नींद सुला दिया। इस युवक को उस युवती के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, और उसके बाद चचेरा भाई लगातार इसको समझाता रहा, और उसी के क्रम में इसको घर में ले गया, वहां पे खाना खिलाया, टॉफी वगैरह का लालच दिया, और उसके बाद जो बेड है, पलंग है, उसी पे मृत्यु कारित कर दिया, और उसी के पास में बेड में ही जो बॉक्स है उसी के अंदर लाश को छुपा दिया। और उसके उपरांत देर रात्रि में, अर्ली मॉर्निंग में बॉडी को ले जाके गन्ने के खेत में उसने रख दिया, और साथ ही साथ वहां पे उसके चप्पल भी जो व्यवस्थित रूप से मिले थे वो भी प्लांट किया, और एक जो वो बॉक्स था वो भी ले जाके वहां पे प्लांट कर दिया। तो इस तरीके से चचेरे भाई ने ही ये घटना को कारित किया, और मात्र 2 दिन के अंदर इस घटना का खुलासा कर लिया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, और घटना को त्वरित खुलासा करने वाली परस्पुर टीम को 25,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया से है, जहां पर आपको बता दें कि देवरिया में बीजेपी किसान मोर्चा ने विशाल ट्रैक्टर रैली का कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व साथ ही सदर सांसद व जिले के सभी विधायक, पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों के संबोधन के बाद सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर रैली भी निकाली है। इन ट्रैक्टर रैलियों को देश के कुछ लोग बदनाम करने का प्रयास करें, लेकिन देश की आन बान जो शान जो कि तिरंगा है, उनको
को इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है। लेकिन अब देश में सकारात्मक संदेश देने के लिए किसान मोर्चा ने एक निर्णय लिया है कि हम किसान देश की शान है। किसान जब समृद्ध होगा तभी भारत सशक्त बनेगा। इसी को लेकर के हम सभी केंद्रों पर विशाल ट्रैक्टर रैलियों का आयोजन करेंगे। सामर्थ्य की क्षमता पर बढ़ते हुए क्षमता का प्रतीक है। तो विगत 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने 4.5 साल के भीतर किसानों के हितैषी जो कार्यक्रम चलाए हैं, MSP पर बड़े पैमाने पर गेहूं की खरीदारी किया जाना, गन्ना के मूल्य का भुगतान किया जाना, धान की खरीदारी किया जाना, कृषि यंत्रों से सज्जित किया जाना, उसके लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए हमारे किसान भाई गाँव से आए हैं। कहाँ पर आए हैं? देवरिया सदर में। कहाँ से आए हैं? हम लोग परसिया मिश्र से आए हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अवधेश यादव। ट्रैक्टर रैली में आए ना। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां पर आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने रोड स्थित यमुना एक्सप्रेसवे लिंक रोड पर स्थित कान्हा आश्रय गौशाला का निरीक्षण किया है और ऊर्जा मंत्री ने यहां पौधारोपण भी किया है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रज को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया गया है, जो कि जेवर एयरपोर्ट से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक संजीवनी का काम होगा और बीजेपी को 2022 में प्रचंड बहुमत से जनता आशीर्वाद देगी, क्योंकि हमने काम किया है। श्रीकांत शर्मा ने आगे कहा कि कान्हा गौशाला का पूरे रख रखाव के काम नगर निगम करता है और हमारा प्रयास वृंदावन को हरा भरा बनाना है और इसका पूरा रखरखाव का काम हमारा नगर निगम करता है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार इसको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। अभी ठंडी का मौसम शुरू होगा तो गाय को और कैसे हम लोग यहाँ सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा, घना वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण ब्रज में, इसको लेकर भी हमारा लगातार अभियान चल रहा है। आप देखेंगे अहिल्यागंज में, सुंदर मांगर में, यहाँ बड़े स्तर पर हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी में थोड़ा ग्रोथ कम रहती है, तो अभी से तैयारी चल रही है। फिर हम लोग मार्च में बड़े स्तर पर फिर वृक्षारोपण का कार्य शुरू करेंगे। तो हमारा वृंदावन हरा भरा रहे, उसका भी प्रयास है और जो हमारी गाय हैं उनका संरक्षण भी हमारी प्राथमिकता में है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां पर आपको बता दें कि 5 दिवसीय संगीतमय रामकथा का आयोजन किया गया था। वहीं गरौठा तहसील के ग्राम हैवतपुरा में इसका आयोजन किया गया था और मुख्य अतिथि के रूप में दी हिंदू फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव सुशील गुप्ता पहुंचे थे। सुशील गुप्ता ने कहा कि रामकथा जीवन में उतारने के लिए भवसागर की वैतरणी का कार्य करेगी। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम के जीवन के आदर्श पर चले और अपने जीवन को कल्याणमय बनाए। साथ ही लोगों को गौ सेवा के लिए भी, साथ ही धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की भी बात कही है। श्री रामचरितमानस के कथा के तीसरे दिन ही बोलती हुई मानस प्रवक्ता साध्वी भावना दीदी ने चित्रकूट धाम में भगवान राम के जन्मोत्सव का वर्णन किया और कहा कि भगवान राम का जन्म अयोध्या के लिए ही नहीं बल्कि सर्व समाज एवं मानव कल्याण के लिए हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम के आदर्शों को व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उनका संपूर्ण जीवन कल्याणमय बन जाए। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।